जय हिंद। आज हम बात करते हैं क्लास 12th का बायोलॉजी। हमने इससे पहले 3 वीडियो बना चुके थे। आज हम पार्ट नंबर 4 में बात करते हैं। हमने इससे पहले वाला जो क्लास बताए थे, निषेचन बताए थे, निषेचन की घटना बताए थे। अगर आप लोग वहाँ वीडियो नहीं देखें तो यहाँ पर अभी समझ में नहीं आएगा। आप लोग पहले वो 3 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 हमने निषेचन तक बता चुके थे। और निषेचन की कितना घटना होती है, तो निषेचन की 3 घटना होती है। निषेचन का एक पहले की घटना, निषेचन की समय की घटना और निषेचन के बाद की घटना। यानी निषेचन को हम लोग 3 वर्ग में बांटे थे। निषेचन की पूर्व की घटना, निषेचन के टाइम की घटना और निषेचन की बाद की घटना। निषेचन की पूर्व जो घटना था उसको हम 2 भागों में बांटे थे। निषेचन का जो पूर्व की घटना होती है उसे हम कितने भागों में बांटे थे? 2 भागों। कितने भागों में? 2 भागों में बांटे थे। निषेचन की पूर्व को घटना को हम लोग 2 भागों में बांटे थे। एक युग्मक जनन था और दूसरा युग्मक स्थानांतरण। एक युग्मक जनन था और दूसरा युग्मक स्थानांतरण था। युग्मक जनन था और युग्मक स्थानांतरण था, ये हम घटना बांट चुके थे। तो आज हम बात करते हैं कि आखिर युग्मक जनन क्या है और दूसरा बात करेंगे युग्मक स्थानांतरण। आप लोग जरूर देखिएगा और फेयर कॉपी जरूर लिखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि युग्मक जनन क्या है और युग्मक स्थानांतरण क्या है। तो युग्मक जनन या निषेचन की क्या है? पूर्व की घटना। तो युग्मक जनन का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि नर से नर युग्मक अर्थात शुक्राणु तथा मादा से मादा युग्मक अर्थात अंडाणु बनने के ही क्रिया को युग्मक क्या कहता है? बनना युग्मक जनन कहलाता है। बनन, यहाँ पर जनन होगा। क्या होगा? बनने की, युग्मक बनते हैं, बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक जनन कहते हैं। यानी युग्मक जो बनता है वो नर से नर भाग में बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और मादा से मादा युग्मक बनता है, उसे हम अंडाणु कहते हैं। तो युग्मक जो बनता है, और यह मुख्यतः 2 प्रकार के युग्मक आयोजित होता है, यानी 2 प्रकार के युग्मक बनता है। नर में अगर युग्मक बन रहा है, नर में अगर युग्मक बन रहा है तो उसे हम लोग शुक्राणु के नाम से जानते हैं। मादा में अगर युग्मक बन रहा है तो उसे हम लोग अंडाणु के नाम से जानते हैं। और यह अंडाणु हो या शुक्राणु हो, कितना गुणित होता है? अंडाणु हो या शुक्राणु हो, कितना गुणित होता है? तो यह 1 गुणित होता है। इसी को अगुणित भी कहते हैं। निषेचन की पूर्व की घटना को 2 भागों में बांटेंगे, एक युग्मक जनन, दूसरा युग्मक स्थानांतरण। दूसरा ये युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, तो चलिए हम युग्मक स्थानांतरण समझते हैं। स्थानांतरण का मतलब ट्रांसफर। जैसे युग्मक स्थानांतरण क्या हुआ, नर के अगर शरीर में युग्मक बना या मादा के शरीर में युग्मक बना तो अपने जगह से, अपने अंग से जहां बनती है वहां से उठकर दूसरे स्थान पर जाता है। इसी को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। और जब तक युग्मक स्थानांतरण नहीं होगा तब तक वह संतान नहीं बना सकता है, निषेचन नहीं होगा। नर में जो युग्मक बनता है, शुक्राणु जो बनता है, वीर्य जो बनता है, वो वृषण में बनती है। और यह वृषण में बनती है और वह वृषण से होते हुए शिशन के मार्ग से शरीर से बाहर निकलती है, मादा के योनि तक पहुंचती है, वेजाइना तक पहुंचती है। और जब वेजाइना में प्रवेश करती है तो क्या होता है? एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश हुआ, यानी स्थानांतरण हुआ। अगर स्थानांतरण की क्रिया नहीं होगी, गैमीट का ट्रांसफर नहीं होगा, तो आप निषेचन के लिए संभव नहीं है। आप कल्पना ही मत करना कि निषेचन होगा। चाहे तो मादा के शरीर में जो मादा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं, उस ओवरी में अंडाशय बनता है, ओवम बनता है। और वही अंडाशय वहाँ से निकलकर फैलोपियन नली तक जाती है। तो फैलोपियन अंडाशय से निकलता है अंडाणु और फैलोपियन नली में जाता है। तो अपने जगह से निकलकर दूसरे स्थान पर चला गया, तो इसी को तो युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। कहता है जब नर से नर युग्मक अर्थात शुक्राणु, मादा से मादा युग्मक अर्थात मादा से मादा युग्मक का निर्माण हो जाता है और वह एक दूसरे के शरीर में क्या कहता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। यानी एक जगह से निकल कर युग्मक दूसरे जगह जाना या अपने निर्माण स्थल से हटकर, अपने निर्माण स्थल से निकलकर दूसरे स्थल पर पहुंचना युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। तो आप ये बात ध्यान रखना कि युग्मक जनन क्या है और युग्मक स्थानांतरण क्या है। युग्मक जनन क्या है और युग्मक स्थानांतरण क्या है, ये दोनों बात को ध्यान में रखना।
क्लियर है। तो यहाँ पर निषेचन की पूर्व की घटना को 2 भागों में बांटा गया था, जो आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। युग्मक स्थानांतरण के बाद चलिएगा, युग्मक स्थानांतरण के बाद हम देखिए बढ़ते हैं निषेचन के टाइम का घटना कि निषेचन के समय को कितने हम भाग, जिस समय निषेचन होती है उसको हम कितने तरीका से देख सकते हैं। निषेचन के टाइम की जो घटना होता है, निषेचन का जो पीरियड होता है उस टाइम हम कितने भागों में होता है, तो निषेचन का जो पीरियड होता है वो 2 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बंटवारा होता है। एक होता है अंतः निषेचन, आंतरिक निषेचन, और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। कहता है ऐसा निषेचन जो शरीर के जीव के शरीर के अंदर संपन्न होती है उसे अंतः निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब कैसा निषेचन है, तो ये सब अंतः निषेचन है। ये सब कैसा निषेचन है, तो अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होती है, तो ऐसा निषेचन जो शरीर की क्या होती है, बाहर संपन्न होती है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। और इसे इन विट्रो कहते हैं, इन विट्रो कहते हैं, इन विट्रो, यहाँ पर विट्रो होगा, DRO, इन विट्रो भी कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि निषेचन के टाइम को जो हम लोग 2 भागों में बांटे गए हैं, निषेचन की जो घटना होती है उसे हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। निषेचन की जो घटना होते हैं उसे हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक अंतः निषेचन, बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन, बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन क्या होता है ये आपको बता चुके, बाह्य निषेचन क्या होता है ये भी आपको बता चुके। क्लियर है। तो हम अभी तक आप लोग को निषेचन के पूर्व की घटना समझा चुके, निषेचन के टाइम की घटना को समझा चुके। अब हम बात करेंगे निषेचन के बाद की, यानी निषेचन के बाद क्या होती है वो चीज़ हम देखेंगे। तो हम जानते हैं कि निषेचन जब होता है उसके बाद जो होता है युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का बनना और भ्रूणदो भव का निर्माण होना। तो चलिए वो उसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर देखिएगा निषेचन के बाद की घटना, आइए इसको क्या कहते हैं, निषेचन के बाद का क्या होता है। निषेचन का बाद इसमें कहता है मुख्यतः 2 भागों में। अगर निषेचन जो होती है उसके बाद हम लोग उस घटना को 2 भागों में पढ़ते हैं। एक युग्मक, तो यहाँ पर युग्मनज है, मनज न और जा होगा, युग्मनज का निर्माण होता है यानी जायगोट होता है। और दूसरा भ्रूणदोभव, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूणदोभव होगा और युग्मनज होगा। युग्मनज का निर्माण होता है और भ्रूणदोभव का निर्माण होता है। ये कब होता है, निषेचन के बाद की घटना। निषेचन के बाद की घटना ये है, निषेचन की बाद की घटना। और ये निषेचन के बाद की घटना को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक युग्मनज, न और जा होगा। तो युग्मनज क्या है, कहता है लैंगिक प्रजनन करने के बाद प्राणियों के युग्मक संयोजन को युग्मनज का निर्माण होता है। इसका आकार, बाजार नहीं आकार, ठीक है, आकार कई गुणित होता है, द्विगुणित होता है। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, इस बात को ध्यान देना। तो युग्मनज कब बनती है, जब निषेचन होता है तो अंडाणु और शुक्राणु का संयोग होता है, यानी युग्मक का संयोजन होता है। निषेचन होने के बाद युग्मक संयोजन होता है और युग्मक संयोजन को ही युग्मनज कहते हैं। युग्मक संयोजन को ही युग्मनज कहते हैं। तो यहाँ पर निषेचन के बाद जो हमारा घटना है वो निषेचन के बाद को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। निषेचन के बाद को घटना को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। युग्मनज माने लैंगिक जो होता है, प्रजनन करने के बाद जो हमारा युग्मक का संयोजन होता है उसी को हम लोग युग्मनज बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। अब रही बात है कि भ्रूणदो भव क्या है। भ्रूणदो भव कहता है निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है, फिर कोशिका विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण करती है और इसी प्रक्रिया को ही भ्रूणदोभव कहते हैं। आगे चल के भ्रूणदोभव आगे चलकर 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है, अंडपरजक और जरायुज माने सजीव परजक। अंडपरजक और सजीव परजक का निर्माण हो जाता है, यानी यहाँ पर अंडपरजक और क्या लिखिएगा, सजीव परजक। जब हमारा भ्रूणदोभव बनती है तो भ्रूणदोभव को हम लोग 2 भागों में, फिर से एक बार समझना कि हमारा निषेचन के बाद की जो घटना होती है वो निषेचन के बाद की घटना को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है युग्मनज का निर्माण होना, भ्रूणदोभव का निर्माण होना। युग्मनज क्या होती है, निषेचन के बाद हमारा युग्मक का संयोजन होता है, अंडाणु शुक्राणु का निषेचन होता है, संयोजन होता है। इसी संयोजन को हम लोग युग्मनज कहते हैं। भ्रूणदोभव क्या है, निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है, युग्मनज वृद्धि होकर के युग्मनज डेवलप होकर
करके भ्रूण बनता है और युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। बस मोटा मोटी में युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। और यह भ्रूणोद्भव क्या होता है? अंडपरजक, अंडपरजक। ये थोड़ा सा सुधार लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अंडपरजक होगा और ये होगा सजीव परजक, सजीव परजक, अंडपरजक और सजीव परजक, अंडपरजक और सजीव परजक, अंडपरजक और सजीव परजक। भ्रूणोद्भव को दो भागों में बांटते हैं, अंडपरजक और सजीव परजक, अंडपरजक और सजीव परजक। तो इस प्रकार से हमारा तीनों कंप्लीट हो गया। निषेचन की पूर्व की घटना, निषेचन की बाद की घटना और निषेचन की टाइम की घटना। हम आगे बढ़ते देखते क्या होता। आप लोग फेयर कॉपी जरूर बनाते जाइएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है। हाँ, एक अगला है, देखिएगा किशोरावस्था। देखिए एक देख लेना, किशोरा कुछ एक दो को टाइपिंग ऐसे ज़्यादा हो गया है। कहता है वैसी अवस्था जिसमें कोई भी जीव जंतु प्रजनन करने की शुरू करते हैं उस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। एक और किशोरावस्था अब हो गया। यहाँ पर एक हम अपने से लिखाते हैं, एक बात आएगा कि सजीव परजक क्या है सर? सजीव परजक, ठीक है। तो सजीव परजक अगर आपको कहेगा तो सजीव परजक को लिखेंगे वैसा प्राणी या वैसा जीव जो निषेचन के पश्चात जीव का निर्माण करता है, जीव का निर्माण करता है उसे सजीव परजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सजीव परजक कहते हैं। जैसे क्या हो गया? जैसे मानव हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब बहुत से लोग हैं। अब यहाँ पर सजीव परजक आपको समझ में आ गया होगा। सजीव परजक क्या है? वैसा प्राणी, वैसा जीव जो निषेचन के पश्चात जीव का निर्माण कर लेता है, उसे हम लोग सजीव परजक कहते हैं। किशोरावस्था क्या है? वैसी अवस्था जिसमें कोई भी जीव जंतु प्रजनन करने के लिए शुरुआत कर देती है, उस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। सजीव परजक हो गया। तो इसको मिटाने के बाद हम यहाँ पर आप लोग लिख लेना, एक आता है अंडपरजक, एक क्या आता है? अंडपरजक। इसको मिटा देते हैं। एक आता है हमारा अंडपरजक की अंडपरजक क्या होती है। तो चलिए हम अंडपरजक समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेना आप लोग, अंडपरजक क्या होती है। तो लिखना कि वैसा जीव जो निषेचन के पश्चात अंड का निर्माण करता है, अंड का निर्माण करता है उसे अंडपरजक कहते हैं, उसे अंडपरजक कहते हैं। मतलब जैसे कौची हो गया। अब जैसे देख लेना, सांप है, मुर्गी है, मगरमच्छ है, छिपकली है, बहुत सारा है, छिपकली है। तो जो निषेचन के पश्चात अंडा दे देती है वो अंडपरजक जीव कहलाएगा, और जो निषेचन के पश्चात बच्चे को जन्म देती है वो सजीव परजक कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग पॉइंट को लिखते जरूर जाइएगा। अब इसके बाद देखिएगा क्या कहता है वो समझिएगा। अगला आता है कि जीर्णावस्था क्या है। जीर्णावस्था वैसी अवस्था जिसमें कोई भी जीव जंतु प्रजनन करने की क्रिया को क्या कर देती है? शुरू करती नहीं है। यहाँ एक मिनट में, शुरू नहीं, समाप्त कर देती है, ठीक है। समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग जीर्णावस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीर्णावस्था। उसे क्या कहते हैं? जीर्णावस्था कहते हैं। इस बात को ध्यान देना, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है। कहता है जीर्णावस्था क्या? वैसी अवस्था जिसमें कोई भी जीव जंतु प्रजनन करने की क्षमता खो देती है, समाप्त हो जाती है, तो उस अवस्था को हम लोग जीर्णावस्था कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को किताब जब पढ़िएगा तो किताब में जब क्वेश्चन आएगा जीर्णावस्था क्या है, अंडपरजक क्या है, सजीव परजक क्या है, किशोरावस्था क्या है, ये सब प्रश्न आएगा तो आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। अगला क्या? आनिषेक फलन, माने पार्थेनोजेनेसिस। आनिषेक फलन क्या है? ये पूछा हुआ भी प्रश्न है। आनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं?
अनिषेक जनन का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि कोई भी जीव जंतु बिना निषेचन के संतान उत्पन्न कर देता है, उसे ही अनिषेक जनन कहते हैं, उसे ही अनिषेक जनन कहते हैं। मधुमक्खी, हाइड्रा, कुछ पंछी, कुछ छिपकलियाँ इत्यादि होती है। अनिषेक जनन क्या है? पार्थेनोजेनेसिस क्या है? बिना निषेचन के ही बहुत सारे जीव जंतु संतान उत्पन्न कर देते हैं, उसी को हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे मधुमक्खी है, कुछ पंछी प्राणी के जगत है। तो यहाँ से जीर्णावस्था को समझ में आ गया। हमने जो टाइपिंग मिस्टेक है उसको आप लोग जरूर लिखिएगा। वैसी अवस्था जिसमें कोई भी जीव जंतु प्रजनन करने की क्षमता को समाप्त कर देती है, खो देती है, उससे प्रजनन नहीं हो पाता है, उस अवस्था को जीर्णावस्था कहते हैं। अनिषेक जनन क्या होता है? वैसा जनन जिसमें बिना निषेचन के ही जीव का निर्माण हो जाता है, उसे अनिषेक जनन कहते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ लेते हैं। चैप्टर लगभग में क्या हो गया? लास्ट हो गया। लगभग में चैप्टर क्या हो गया? लास्ट हो गया। एक यहाँ पर देखो मोनोकार्पिक होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे देना, मोनोकार्पिक, ठीक है, मोनोकार्पिक। यहाँ पर एक शब्द आता है मोनोकार्पिक, कहता है मोनोकार्पिक क्या होता है कि ऐसे प्राणी, वैसे पौधे कर लेना, वैसे पौधे जो अपने जीवन काल में एक बार युग्मक यानी पुष्प का एक बार पुष्प बनाते हैं, उन्हें मोनोकार्पिक कहते हैं। मोनो क्या कहता है? कार्पिक कहते हैं। मोनो क्या कहते हैं? कार्पिक कहता है। मोनोकार्पिक क्या होती है? घटना होती है जिसमें कोई भी पुष्प अपने जीवन काल में एक बार पुष्प देते हैं, उसे मोनोकार्पिक कहते हैं। अब रही बात है मोनोकार्पिक तो हो गया, तो जैसे में कौन होगा? बांस है और आगेव है। इसका जैसे देखिएगा तो बांस होगा और एगो आगेव। बांस और आगेव दो ऐसे पौधे हैं जो अपने जीवन काल में मात्र एक बार पुष्प प्रदान करते, मात्र एक बार पुष्प देते हैं, उसे हम लोग मोनोकार्पिक कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार की घटना होती है जिसमें कोई भी जीव जंतु अपने जीवन काल में मात्र एक ही बार पुष्प देते हैं। यहाँ पर एक क्या होती है? अब देखो हाँ, द्विलिंगी क्या होती है, ये बात को ध्यान देना। कहता है प्रत्येक नर एवं मादा पंछी अपने प्रजनन काल में जोड़ा बनाते हैं और उसे घोंसला बनाकर पहाड़ियों में पाए जाते हैं। एक नोट पॉइंट आप नहीं लिखिएगा, कोई जरूरी नहीं, ठीक है, ये जरूरी नहीं। द्विलिंगी पुष्प क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? वैसे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों एक ही भाग में पाए जाते हैं, उस पुष्प को ही द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, उसे उभयलिंगी भी कहा जाता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होती है? द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं? वैसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों एक ही भाग में पाए जाते हैं, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। वैसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों एक ही भाग में पाए जाते हैं, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प। तो मोनोकार्पिक द्विलिंगी हो गया, जरूर आप लोग फेयर को भी बनाइएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ जो है, कुछ क्या कहता है? कुछ जीवों में अगुणित द्विगुणित युग्मक की संख्या, मतलब कुछ ऐसे जीव है जिसमें युग्मकों की संख्या उसका जोड़ा। कहता है सेब में कितना है? तो सेब में जो युग्मक है वो कितना होगा? तो 17 उसका 34 होगा, अमरूद में 24 का 48 होगा, मक्का में 20 का 40 होगा। मतलब बहुत ऐसे कुछ जीव है जिसमें गुणसूत्र के युग्मक की संख्या अगुणित है और उसका द्विगुणित है, मतलब जोड़ा और सिंगल में। प्याज में गुणसूत्र 16 का 32 होगा, धान में 12 का 24 होगा, तितली में 190 का 380 होगा। ये देखो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी देखो टाइपिंग में शहद, ये भी नहीं। बिल्ली में देख लेना, बिल्ली में कितना हो जाएगा, सो ध्यान देखिएगा। बिल्ली में 19 का 38 हो गया, कुत्ता में 39 का 78 हो गया, मनुष्य में 23 का 46 हो गया। इसमें क्या कहते हैं? भैंसों की संख्या, ये भी नहीं टाइपिंग। कबूतर में 40 का 80 हो गया, गाय में 30 का 60 हो गया, बकरी में 30 का 60 हो गया। इस प्रकार से आप लोग जरूर कॉपी में लिख लेना। एक दो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, जिसके वजह से हमने, क्योंकि हमने फर्स्ट बार हमने टाइपिंग वगैरह करवा रहे हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मिस्टेक है। कोशिश करेंगे दूसरा चैप्टर में सुधार कर लिखवाएंगे। दूसरा चैप्टर में आपको शिकायत करने का मौका नहीं होगा, गलत होने का मौका नहीं होगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर बार एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसमें कुछ जीव है उसका अगुणित है और द्विगुणित है। गुणसूत्र की संख्या कभी कभी पूछता है, मक्का में गुणसूत्र की संख्या कितना? तो 20 से 40 होगा, अमरूद में 24 से 48 होगा, सेब में 17 से 34 होगा।
इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। फिर आगे हम देखते हैं आगे क्या कहते हैं। युग्मक का प्रकार हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लगभग में आप लोग का क्या है चैप्टर समाप्त हो गया, लगभग में चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम थोड़ा सा टाइपिंग भी मिस्टेक हो गया है, तो अब हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से सुधार के लिखने के लिए, इस पहले चैप्टर से और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान देना, आप लोग पहला चैप्टर का जितना भी भारतीय वन में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी हमने टाइप करवा रहे हैं, उसको भी हमने यहाँ पर लिखवा देंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर लेकर आएंगे, दूसरा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे दूसरा चैप्टर में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन आएंगे। तो दूसरा चैप्टर को ध्यान रखिएगा अच्छा से। आज यहाँ तक टोटल 4 क्लास में हम लोग पहला चैप्टर को क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। टोटल 4 क्लास में पहला चैप्टर को क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं। फिर